रिपीट कर देता हूँ रूल्स, आपको याद होगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे ही आप ज्वाइन करते हैं आप अपनी अटेंडेंस मार्क करते हैं। चैट के अंदर आप लोगों ने अपनी अटेंडेंस मार्क करनी है। अभी भी किसी ने नहीं की तो आप प्लीज अपनी अटेंडेंस मार्क कर दें सब, ठीक है जी। रीनेम की ऑप्शन होती है यार, अब मुझे एज ए पार्टिसिपेंट तो नहीं पता, लेकिन रीनेम की ऑप्शन होती है, आप जरा चेक करें अपनी सेटिंग्स को, होगी वहाँ कोई ना कोई। अच्छा जी, अपनी अटेंडेंस मार्क कर लें आप लोग, और जैसे ही आप अपनी अटेंडेंस मार्क करेंगे हमारा लेक्चर उस दौरान शुरू रहता है। और अगर आपको लेक्चर के दौरान कोई सवाल हो तो उसका ये प्रोसेस होता है कि मैं हर 5-10 मिनट बाद या टॉपिक के बाद एक सवाल देखता हूँ चैट के अंदर, तो आप लोग अपने सवालात चैट के अंदर लिखते रहिएगा। और अगर किसी ने एक सवाल करना है, पूछना है, तो जो भी बहुत अच्छी बात है, तो मैं ये कहूँगा कि आप लोग रेज हैंड की ऑप्शन इस्तेमाल करें, जो हम पहले भी करते आए हैं। तो आपको अनम्यूट किया जाएगा और इस तरह आप अपना सवाल पूछ सकेंगे। तो लेट्स मूव ऑन। अच्छा जी, आज का जो लेक्चर है ना, वो हमारा लेक्चर थोड़ा अजीब है। अजीब मैं क्यों कहूँगा, क्योंकि एक तो बात ये कि हमारा लेक्चर शुरू ये रिज्यूम हुआ है कोई 3 महीने बाद, 2.5 महीने बाद, जो भी टाइम बनता है जी। कितनी देर बाद बनता है जी? जुलाई अगस्त, हाँ जी, तकरीबन कोई 2.5 महीने बाद हम लोगों ने रिज्यूम किया आज का लेक्चर। तो इस दौरान हुआ क्या है कि आप लोग सब कुछ भूल चुके हैं, और भूलने को हम अफोर्ड इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि हमारा है न्यूमेरिकल सब्जेक्ट। अच्छा, दूसरी बात ये कि न्यूमेरिकल सब्जेक्ट ज़्यादा अच्छा होता है बोर्ड पे किया जाए या फेस टू फेस हमारी मौजूदगी में किया जाए आप लोगों की मौजूदगी में किया जाए। और वरना कंप्यूटर पे ना न्यूमेरिकल ऑनेस्टली ज़रा समझना समझाना हमारे लिए फ़िलहाल मुश्किल है, क्योंकि हमें आदत नहीं है। ऐसा नहीं कि ये नहीं होना चाहिए या नहीं हो सकता, हम लोगों को ना हमें ज़रा समझाने की आदत है। अभी हम लोगों ने इतने एक एक सेशन भी नहीं हुआ, और दूसरा आप लोगों को ये समझने की भी आदत नहीं है। तो न्यूमेरिकल सब्जेक्ट के साथ ये इशू है कि ये हम लोग ऑब्वियसली अगर लाइव करेंगे, फेस टू फेस करेंगे, तो ही फिलहाल हमारे लिए अच्छा है। बाद में हम इंशाल्लाह ताला इसको आहिस्ता आहिस्ता इम्प्लीमेंट करते रहेंगे। बट हैविंग सेड दैट, आप लोगों ने रिवाइज तो करना है, और क्योंकि हमने उस टॉपिक को खत्म करना है जो हमने शुरू किया था, जो कि हमने टॉपिक कम से कम काफी हद तक खत्म कर लिया था, एंट्रीज वाला आपको याद होगा, लेकिन उसके सवाल हमने एक ही किया था। मैंने आपको दूसरा सवाल कराना था, इससे पहले वो छुट्टियां अनाउंस होगी, फिर हम उसके बाद क्लास नहीं कर सके। तो आज हम फिर क्या करेंगे, पहली बात तो ये कि मैं आज का दिन सिर्फ न्यूमेरिकल आप लोगों को दिखा रहा हूँ, उसके बाद न्यूमेरिकल बेटा हम लोग 15 सितंबर के बाद ही करेंगे। बीच में जो ये हमारे पास 4 क्लासेस होंगी, इसमें मैं हल्के फुल्के न्यूमेरिकल के साथ आपको वो टॉपिक्स चूज कर रहा हूँ जो कि हल्के फुल्के न्यूमेरिकल के साथ आपको पढ़ाए जा सके, और ज्यादातर कॉन्सेप्चुअल टॉपिक्स हम करेंगे। तो इस टॉपिक को हम आज खत्म करके, जो रिकॉर्डिंग एंट्रीज वाला टॉपिक था, क्योंकि मैंने ये देखा है, खुद भी फील किया, अपने लेक्चर्स भी दोबारा देख के, आप लोगों का फीडबैक भी देख के, कि ये न्यूमेरिकल जरा मुश्किल होता है ऑनलाइन करना। और पहली दफा जब आपने किया न्यूमेरिकल, तब तो आपके लिए और भी बहुत मुश्किल था, मेरे लिए भी ऑब्वियसली था। तो बेहतर यह है कि हम न्यूमेरिकल जो है वो बाद में कर लेंगे, 15 सितंबर के बाद इंशाल्लाह ताला। उससे पहले हम कॉन्सेप्ट वाले एक दो टॉपिक्स खत्म कर लेंगे, वो मैं इंशाल्लाह आपको कराने की कोशिश करूंगा। और आज के टॉपिक के लिए ये है कि आज हम लोगों ने थोड़ा सा रिवाइज करना है। क्या बोला, आप लोगों के लिए बड़ा जबरदस्त सरप्राइज है। ये देखें जी, फ्लो ऑफ कॉस्ट, आपको याद होगा, ये मैं जल्दी से इसको रिवाइज करा देता हूँ। आज हम लोगों ने सिर्फ इसकी रिवीजन करनी है, और इसके बाद आप लोगों के लिए एक असाइनमेंट है। तो क्या है फ्लो ऑफ कॉस्ट बेटा, एक कॉस्ट किस तरह से फ्लो करती है इन द अकाउंट्स ऑफ द कंपनी। उसके लिए हमने ये पढ़ा था कि किसी भी कॉस्ट के 3 एलिमेंट्स होते हैं, मटेरियल, लेबर एंड एफओएच, एंड वी हैव टू रिकॉर्ड ऑल 3 सेपरेटली। अच्छा, इसके बाद मटेरियल पे आ जाइए। मटेरियल को रिकॉर्ड करने के लिए हमारे पास तकरीबन 6 एंट्रीज हैं। मटेरियल में भी बात करते चले तो मटेरियल 3 किस्म का होता है, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस एंड फिनिश गुड्स। ये भी आप लोगों को क्लियर है कि क्या होते हैं तीनों, बताने की जरूरत नहीं दोबारा।
पहली एंट्री जो मटेरियल के लिए आप रिकॉर्ड करते हैं जब आप मटेरियल बाय करते हैं, जैसे ही आप मटेरियल बाय करते हैं आप मटेरियल अकाउंट को डेबिट कर देते हैं। अच्छी बात क्या हुई, मटेरियल आ गया। बुरी बात क्या हुई, पैसे चले गए या पैसे तो नहीं जाते, फौरी तौर पे आपका एक पेबल बन जाता है। अच्छा, सेकेंडली अगर उसमें से कोई माल खराब आ जाए, अब पॉइंट टू बी नोटेड, इस मटेरियल के अंदर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मटेरियल दोनों की कॉस्ट मौजूद है। याद रखिएगा, अभी हम इन लोगों को सेपरेट नहीं कर रहे, ये सारे का सारा मटेरियल है, ख्वाह वो डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो। अच्छा, अगर उसमें से कोई मटेरियल आपको पसंद ना आया या खराब निकल आया, आपने उसको वापस करना है, तो इसी की एंट्री रिवर्सल हो जाएगी। लेकिन किस अमाउंट से, जितनी अमाउंट का मटेरियल आपने वापस किया, सारे का सारा ऑब्वियसली आपने नहीं किया होगा। फॉर एग्जांपल आपका ऊपर 50,000 का मटेरियल खरीदा आपने और उसमें से 10,000 का खराब निकला, तो आपने 10,000 को वापस कर देना है। फिर अब आ जाएगी डायरेक्ट मटेरियल। एक दफा मटेरियल आ गया, आपने उसको स्टोर में रखवा दिया इन एंट्रीज के साथ पास करके, उसमें से अब मटेरियल यूज करना है। तो जैसे ही आपको मटेरियल चाहिए होगा, आप स्टोर को एक रिक्वेजिशन देंगे कि हमें ये मटेरियल चाहिए, स्टोर आपको उतने मालियत का मटेरियल इशू कर देगा। मिसाल के तौर पे आपने स्टोर को कहा कि हमें 35,000 रुपए का मटेरियल चाहिए, लेकिन यहाँ पे आपने डायरेक्ट मटेरियल को अलहदा रिकॉर्ड करना और इनडायरेक्ट को अलहदा रिकॉर्ड करना है। तो आपने स्टोर को कहा कि हमें ये वाला डायरेक्ट मटेरियल चाहिए, तो उसकी एंट्री अकाउंट्स में क्या होगी, जैसे ही मटेरियल इशू हुआ, वो क्रेडिट तो हो गया, निकल गया आपके हाथ से, लेकिन उसके बदले आपकी जो इन्वेंट्री है वो काम के अंदर आ गई, वो प्रोडक्शन के अंदर आ गई, सिस्टम के अंदर आ गई, जिसको हम कहते हैं वर्क इन प्रोसेस। तो वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री आई और मटेरियल उधर से रॉ मटेरियल निकल गया, तो एक से दूसरे में कन्वर्ट होगी इन्वेंट्री, रॉ मटेरियल से वर्क इन प्रोसेस में कन्वर्ट होगी। ये है डायरेक्ट मटेरियल की। अच्छा, अब उसमें से कुछ मटेरियल जो इशू किया गया स्टोर की तरफ से, कुछ खराब निकला या नहीं चाहिए था या बच गया, जो भी रीजन थी, वापस कर दिया गया स्टोर को। अब इसकी एंट्री जो है वो ऊपर वाले की रिवर्सल होगी। मटेरियल अकाउंट मिसाल के तौर पे 7,000 रुपए का मटेरियल जो 35 का आपने इशू किया था, उसमें से 7 का यूज नहीं हुआ, वापस कर दिया, एंट्री उसी का रिवर्सल। तीसरी एंट्री देखें जी, उसी का रिवर्सल, 7,000 मटेरियल अकाउंट डेबिट और वर्क इन प्रोसेस क्रेडिट हो गया। अच्छा, फाइनली ये तो था डायरेक्ट मटेरियल। अब इनडायरेक्ट मटेरियल को कैसे हमने लिखना है, यूज करना है, उसके लिए हमारे पास ये एंट्री है। तो जैसे ही आपको मटेरियल चाहिए जो कि इनडायरेक्ट है, आप अगेन स्टोर को एक रिक्वेजिशन देंगे और स्टोर आपको इनडायरेक्ट मटेरियल इशू कर देगा। और उसकी एंट्री क्या होगी, मिसाल के तौर पे वो 5,000 मालियत का है, उसकी एंट्री है 5,000 से फैक्ट्री ओवरहेड, जिसको आप FOH आगे कहेंगे, वो डेबिट, और मटेरियल जो चला गया वो क्रेडिट हो गया। सेम गोज फॉर दिस, अगर इसमें से भी कुछ मटेरियल ना यूज हो सका और आपने वापस कर दिया या खराब निकला, जो भी रीजन था, तो आप वो वापस कर देंगे और इसी की एंट्री को रिवर्स कर देंगे, जो आप नीचे देख सकते हैं जी, एंट्री नंबर 6। और वो क्या है एंट्री नंबर 6, कि 1,000 रुपए का मटेरियल जब वापस किया गया तो मटेरियल को दोबारा डेबिट कर दिया गया और FOH को दोबारा क्रेडिट कर दिया। ये थी मटेरियल की एंट्री। जल्दी जल्दी मैं करा रहा हूँ, अगर कोई सवाल हो तो बेटा पूछ लीजिएगा जी। ये सवाल आया जी मोमिना का। मोमिना का सवाल है कि FOH हमारा एक्सपेंस ही है ना? जी बेटा, FOH हमारा एक्सपेंस है और बहुत बड़ा एक्सपेंस है। डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। ठीक है, डायरेक्ट होता है जो मटेरियल प्रोडक्ट के अंदर शामिल हो, आपने पढ़ा हुआ, ये डायरेक्ट की बहस में मैं नहीं जा रहा, लेकिन इनडायरेक्ट भी यूज हुआ है, उसको बनाने में ही यूज होता है, लेकिन डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल नहीं है। जो और सवाल बेटा आज सवाल कर ले जितने करने आपने, ठीक है। अच्छा चले जी, ये सवाल आ गया कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में डिफरेंस ही रिपीट कर देता हूँ बिल्कुल। एक मिनट अबू बकर, मैं आपसे जरा पूछता हूँ, पहले मैं इस सवाल का जवाब दे दूं। डायरेक्ट मटेरियल वो होता है, आसान अल्फाज में, जो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल हो किसी प्रोडक्ट को, फिनिश गुड। अब डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल का क्या मतलब है?
ऐसा मटेरियल जिसको आप एक यूनिट तक ट्रेस कर सकते हो, एक प्रोडक्ट तक बता सकते हो कि इतना लगा और इतने का लगा, वो उसका डायरेक्ट मटेरियल। मिसाल के तौर पे बेटा, ये प्लास्टिक बॉटल है, इसको बनाने में प्लास्टिक लगा। अब मुझे पता है कि इसको बनाने में 1 किलो प्लास्टिक लगा और 1 किलो प्लास्टिक की कीमत है 10 रुपए मिसाल के तौर पे। तो मैं बता सकता हूं कि इस बॉटल को बनाने में जो प्लास्टिक लगा है ये 1 रुपए का लगा है और ये इसका डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट है। फिर मुझे ये भी पता है कि इस बॉटल को बनाने में एक मजदूर ने फी बॉटल मेरे से 10 रुपए चार्ज किए हैं। अगेन आई कैन से कि इस बॉटल को बनाने में लेबर कॉस्ट जो है वो 10 रुपए लगी है, तो वो मेरा डायरेक्ट लेबर कॉस्ट होगी, क्योंकि मैं बता सकता हूं कि एक यूनिट को बनाने में कितना एक्सपेंस लगा है। ठीक है। अच्छा, फिर आ जाए इनडायरेक्ट एग्जांपल में। अब ये बॉटल जिस फैक्ट्री में बन रही थी, उस फैक्ट्री में बिजली चल रही थी, मशीन चल रही थी, बिजली भी थी ऑब्वियसली। मैं ये नहीं बता सकता कि इस बॉटल को बनाने में कितने की बिजली लगी। हो सकता है इसको बनाने में कम लगी हो, जो अगली बॉटल थी उसको बनाने में ज्यादा लगी, उस टाइम वोल्टेज ज्यादा हो गया हो, या इसको बनाने में आधा मिनट लग गया हो, उसको बनाने में 1.5 मिनट लगा हो। तो मैं किसी भी रैंडमली बॉटल को उठा के नहीं बता सकता कि इस बॉटल में कितने की बिजली लगी है। हाँ, मैं क्या करूंगा, कॉस्टिंग तो करनी है, मैं तुक्का मारूंगा, एवरेज ले लूंगा। एवरेज का ये मतलब थोड़ी कि आप बता रहे हैं कि इस पे कितनी लगी है। इस तरह आप लोग बेटा जब बुफे में जाते हैं खाना खाने, तो आपको नहीं पता होता कि आप, या वैसे रेस्टोरेंट में जाते हैं खाना खाने, आप तो पूरी डिश मंगवाते हैं। अब आपको ये नहीं पता कि जी जैद ने इसमें से 100 रुपए के चावल खाए हैं, बकर ने इसमें से 50 के खाए हैं। आप ये तो नहीं बता सकते, क्योंकि आपने ना उसको गिना होता है, ना आपने तोला होता है उसको, उनके चावलों के खाने को। तो आप ये नहीं बता सकते। लेकिन जब आप एक बर्गर खाने जाते हैं और बर्गर एक 100 रुपए का, 200 रुपए का है, वो एक बंदे ने एक खा लिया, आपको पता है कि इसने इतने का बर्गर खाया। सो ऐसा एक्सपेंस जो एक यूनिट को एट्रीब्यूटेबल किया जा सकता है, जिसमें मैंने आपको बताया डायरेक्ट मटेरियल कितने का प्लास्टिक लगा, डायरेक्ट लेबर कितनी लेबर ने ली, वो डायरेक्ट एक्सपेंस है। ऐसा एक्सपेंस या ऐसी कॉस्ट जिसको आप एक यूनिट पे नहीं बता सकते, मिसाल के तौर पे बिजली, की बॉटल को बनाने में कितनी बिजली लगी। दूसरा, सुपरवाइजर या चौकीदार फैक्ट्री का, अब उस चौकीदार ने जो है इस बॉटल की कितनी चौकीदारी की, आपको नहीं पता, लेकिन एक्सपेंस तो हुआ, फैक्ट्री के अंदर ही हुआ। तो ऐसे एक्सपेंसेस जो एक बॉटल तक या एक यूनिट तक नहीं जा सकते, उनको हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कहते हैं, और उनको फैक्ट्री ओवरहेड्स के नाम से हम एक्सपेंस आउट करते हैं। चलें जी, आई होप क्लियर है। दूसरा सवाल है, 1 मिनट पहले मैं अबू बकर से, जी अबू बकर सवाल करना आपने, अपने आप को ना अनम्यूट करें आप, क्योंकि अब एक अपडेट आया उसमें अब आप खुद अपने आप को अनम्यूट करेंगे मेरी इजाजत से। सवाल है अबू बकर कोई? चले जी, नहीं है जी। मोमिना का एक और सवाल है, सर डायरेक्ट वो होता है जब हमने गुड्स लेके आते हैं, ड्यूरिंग द पीरियड जो एक्सपेंस आते हैं डायरेक्ट होंगे सेल करने में? नहीं बेटा, जरूरी नहीं है। हाँ, जो सेलिंग एक्सपेंस है वो इनडायरेक्ट ही होते हैं, लेकिन वो फैक्ट्री ओवरहेड नहीं होते। अच्छा चले, अच्छा कि आपने सवाल पूछ लिया। यहाँ पे मैं क्लैरिफाई कर दूं कि फैक्ट्री ओवरहेड सारे के सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं होते, हम सिर्फ फैक्ट्री की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये जो सेलिंग एक्सपेंस है, सैलरीज वगैरह है, ये ऑफिस एक्सपेंसेस हैं, इनको हम एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस कहते हैं। ठीक है, तो ये हर जो एक्सपेंस है वो फैक्ट्री ओवरहेड नहीं होगा। फैक्ट्री के अंदर ऐसा एक्सपेंस जो एक यूनिट तक नहीं जा सकता, उसको हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस। चलें जी, कोई और सवाल है बेटा पूछने? आज का लेक्चर हमारा जो है ना वो रिवीजन का ही है, इसमें हम एक दूसरे से सवाल करके क्लैरिफाई करेंगे। अच्छा, ये तो था जी हमारे पास मटेरियल की 6 एंट्रियां, और आफ्टर दो 6 एंट्रीज हमारे पास ये एक अकाउंट बनता है, जिसमें डेबिट क्रेडिट आप क्या करते हैं, बैलेंस बीडी। अगर कोई ऐसा बैलेंस है जो कि पिछला
मटेरियल आपके पास बचा हुआ था पिछली प्रोडक्शन का या साल का या टाइम का, तो उसको आप इस साल में ओपनिंग बना लेते हैं। मिसाल है जी, ये सारा सवाल एक मिसाल है। मिसाल के तौर पे हमारे पास 10,000 का माल बचा हुआ था। सबसे पहली एंट्री हमारी क्या थी? बाय किया मटेरियल, डेबिट मटेरियल, अकाउंट्स पेबल क्रेडिट 50,000 से। तो आप देखेंगे आपने डेबिट कर दिया मटेरियल साइड को अकाउंट्स पेबल के नाम से 50,000 अमाउंट को। उसके बाद अगली एंट्री है अकाउंट्स पेबल डेबिट, मटेरियल अकाउंट क्या हुआ? क्रेडिट हुआ 10,000 से। तो मटेरियल अकाउंट में हमने क्रेडिट साइड पे 10,000 लिख दिया विद द नेम ऑफ अकाउंट्स पेबल। इसी तरह दूसरी एंट्री, दूसरा फेज, वर्क इन प्रोसेस डेबिट, मटेरियल अकाउंट क्रेडिट 35,000 से। देखें जी 35,000 मटेरियल अकाउंट क्रेडिट हो गया विद द नेम ऑफ वर्क इन प्रोसेस। रिटर्न किया गया मटेरियल अकाउंट डेबिट हो गया 7,000 से, देखें जी वर्क इन प्रोसेस के नाम से। एंड इनडायरेक्ट मटेरियल जब इशू किया तो फैक्ट्री ओवरहेड डेबिट और मटेरियल अकाउंट क्रेडिट 5,000 से। तो देखें जी मटेरियल अकाउंट क्रेडिट हो गया 5,000 से विद द नेम ऑफ FOH। और जब ये रिटर्न किया गया तो मटेरियल अकाउंट को डेबिट कर देंगे 1,000 से। ये देखिए आपने फिर क्या करना है, इस अकाउंट को बैलेंस आउट करना है। आपके पास एक डिफरेंस निकल आएगा, 18,000 का डिफरेंस निकलना था बिटवीन डेबिट एंड क्रेडिट। ये क्या है? ये 18,000 हमारा अनयूज्ड मटेरियल रह गया इस साल का। अब यही BD बन जाएगा अगले साल में जाकर। जो हम अगले साल का यही अकाउंट बनाएंगे तो इसमें जो आप बैलेंस BD देख रहे हैं वो अगले साल का 18,000। ठीक है जी, चले आगे बढ़ते हैं। पे रोल की एंट्रीज। दूसरा है लेबर को अब रिकॉर्ड करना है। लेबर को रिकॉर्ड करने के लिए हमारे पास 5 एंट्रीज हैं जिनमें से 3 रिकॉर्डिंग की हैं। पे रोल अकाउंट बेटा ऐसे अकाउंट को कहते हैं जो सैलरी अकाउंट होता है या एक ऐसा अकाउंट जिसके थ्रू आपने पे करना होता है अपने लेबर को या एम्प्लॉइज को, उसको हम पे रोल अकाउंट कहते हैं। तो आपकी टोटल सैलरी जो अकाउंट पेबल है, जो सैलरीज आपकी पेबल है और जो आपने पे करनी है, फॉर एग्जांपल वो है 1,00,000 रुपया। टोटल ग्रॉस सैलरीज आपने जो अपने एम्प्लॉइज को देनी है वो 1,00,000 रुपए की है। अच्छा, अब इसमें 10% यानी 10,000 रुपया टैक्स है, 5% प्रोविडेंट फंड पेबल है। ये कटौतियां हैं। ये कटौतियां करने के बाद 10,000 और 5,000 बचा कितना? 85,000। तो आपने एम्प्लॉइज को जो पैसा देना है, जो रकम देनी है, दैट इज 85,000। बनती 1,00,000 थी लेकिन 10 और 5 15,000 की कटौतियां थी तो वो है 85,000। तो दूसरी एंट्री है वाउचिंग की, यानी आपने ये इंश्योर करना है कि आपने देना कितना है और वो आपको पता लगा कि पे रोल पेएबल इज 85,000 और उसका आपने एक वाउचर बना लिया कि वाउचर पेएबल यानी इतना हमने पे करना है 85,000 का। तीसरी एंट्री अब उसको पे कर देना है। तो वाउचर पेएबल जो बनाया था उसको डेबिट कर दें, खत्म कर दें और बैंक या कैश जिसके थ्रू भी पे कर रहे हैं उसको क्रेडिट कर। ये तो थी 3 एंट्रीज रिकॉर्डिंग की। अब 2 एंट्रीज है कंट्रीब्यूशन की। ठीक है, कंट्रीब्यूशन मतलब कि किसका कितना हिस्सा है इस पूरे एक्सपेंस में। आप पहली एंट्री को देखें, वो है 1,00,000। 1,00,000 की एंट्री, ये जो 1,00,000 अमाउंट थी ये अब किधर किधर जा रही है? अब आपने इसको रिकॉर्ड करना है इन द रिस्पेक्टिव हेड्स, या इसकी डिटेल बतानी है कि ये जो एक्चुअली हमारा 1,00,000 का टोटल एक्सपेंस था जो हमने पीछे किया था, ये भाई किधर किधर जा रहा है 1,00,000, हमें डिटेल भी तो पता चले। तो पता चला कि इस 1,00,000 में से जो 50,000 है वो डायरेक्ट लेबर है, यानी वो मजदूर जो उस प्रोडक्ट को बना रहा है, वो खर्चा जो आप बता सकते हैं कि एक प्रोडक्ट के लिए कितना आया मजदूर का, ये होगा वर्क इन प्रोसेस और इसको आपने डेबिट कर दिया वर्क इन प्रोसेस के नाम से। सिमिलरली 30,000 रुपए का आपको पता लगा इनडायरेक्ट लेबर है, तो इनडायरेक्ट लेबर फैक्ट्री की जो है वो FOH के अंदर जाती है। फिर इस 1,00,000 में से 10,000 रुपया सेलिंग एक्सपेंस है, क्योंकि ये सेल्स वालों की सैलरीज है, ये सेल्स वालों की सैलरीज है। और इसी तरह इस 1,00,000 में से 10,000 जो है वो एडमिन एक्सपेंस है, क्योंकि ये ऑफिस वालों की सैलरीज है। तो आपने इस जो टोटल आपकी कंपनी ने अपने एम्प्लॉइज को देना था उसका जब ब्रेक डाउन किया तो पता चला कि 50,000 मजदूरों को देना है जिन्होंने बनाया प्रोडक्ट,
30,000 फैक्ट्री वालों को देना है जिन्होंने प्रोडक्ट नहीं बनाया लेकिन फैक्ट्री में मौजूद थे, 10,000 सेल्स वाले को देना है और 10,000 ऑफिस वालों को देना है। तो ये आपने ब्रेक डाउन कर लिया। इस एंट्री में हम इस पेरोल अकाउंट को ब्रेक डाउन करते हैं। अगली एंट्री, जैसे आपने इस पेरोल अकाउंट को जो एंट्री नंबर 1 में था इसको आपने ब्रेक डाउन किया, तो इसमें आपने प्रोविडेंट फंड देखें, ये भी आपके पास मौजूद था 5,000। तो प्रोविडेंट फंड भी अब आपने ब्रेक डाउन करना है, ठीक है, प्रोविडेंट फंड भी आपने ब्रेक डाउन करना है। तो ये प्रोविडेंट फंड के ब्रेक डाउन की एंट्री है, क्योंकि ऊपर 50,000 रुपया अगर वर्क इन प्रोसेस है, डायरेक्ट एक्सपेंस है लेबर का, तो जो प्रोविडेंट फंड है उसको भी बताएं कि इसका कितना है। तो सबका जब आपने सैलरी का ब्रेक डाउन किया तो इन सब का आप इस 5,000 का भी ब्रेक डाउन करेंगे, इन सब का 5,000 का भी ब्रेक डाउन किया जाएगा। वो कैसे किया जाएगा जी? एक बात मैंने आपको कही थी कि एफओएच जो है ये डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, प्रोविडेंट फंड इज ऑलवेज एन इनडायरेक्ट एक्सपेंस, यानी वो डायरेक्ट लेबर का प्रोविडेंट फंड हो या इनडायरेक्ट लेबर का प्रोविडेंट फंड हो, वो एफओएच ही होता है, क्योंकि वो एक यूनिट ऑफ प्रोडक्शन तक नहीं बताया जा सकता। इसीलिए आपने क्या किया, आपने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इन दोनों का प्रोविडेंट फंड ऐड कर दिया। अब ये बात जरा गौर से सुने बेटा, थोड़ी सी रिपीट कर रहा हूं। ये 4,000 कैसे आया? प्रोविडेंट फंड की परसेंटेज क्या है? 5%। वर्क इन प्रोसेस ऊपर देखिए, यानी वो लेबर को कितना दे रहे हैं? 50,000। इस 50,000 का 5% कितना बनता है? ये बनता है 2,500। अच्छा, इसी तरह एफओएच यानी इनडायरेक्ट लेबर है 30,000। इस 30,000 का 5% क्या बनता है? 1,500। तो टोटल प्रोविडेंट फंड जब ऐड करेंगे आप डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लेबर का, वो बनता है 2,500 प्लस 1,500 यानी 4,000। इसी तरह सेलिंग एक्सपेंस वाले, इनका एक्सपेंस है सेलिंग सेल्स वालों का 10,000 का, 10,000 का 5% 500 बनता है, और एडमिन वालों का भी 10,000 का 5% 500 बनता है। इस तरह से आपका जो 5,000 का प्रोविडेंट फंड था वो डिवाइड हो गया बिटवीन ऑल द क्लासेस ऑफ लेबर। ओके हो गया जी? चलो, फाइनली ये तो थी पेरोल की 5 एंट्रीज, और अब अगली 3 एंट्रीज हमारी एफओएच की। एफओएच के लिए ये कहा जाता है कि एफओएच सबसे पहली जो एंट्री है वो है टोटल एफओएच की। आपका टोटल एफओएच कंपनी का फॉर एग्जांपल लगा 2 लाख रुपए का, आपने उसमें से इनडायरेक्ट मटेरियल 75,000 दिया, इनडायरेक्ट लेबर, क्योंकि ये एफओएच होता ही इनडायरेक्ट है इसीलिए इनडायरेक्ट ले रहा हूँ। यहाँ पे कोई सवाल ना करके सब डायरेक्ट इधर गया, तो जी डायरेक्ट तो इधर आ गया, ठीक है, इधर भी आ गया, मटेरियल में भी डायरेक्ट आ गया। अब ये एफओएच में इनडायरेक्ट, इसको अलग से रिकॉर्ड करना आपने। इनडायरेक्ट मटेरियल 75,000, लेबर 65,000, रेंट 25,000, इंश्योरेंस, डेप्रिसिएशन, ये एग्जांपल्स हैं जो एफओएच की एग्जांपल्स आपने किसी ने मांगी थी या डिस्कस करनी थी हमने इनडायरेक्ट एक्सपेंस में। तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ एफओएच, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, फैक्ट्री रेंट। आप नहीं बता सकते कि इस एक बॉटल को बनाने में कितने रुपए का रेंट लगा, इस बॉटल ने इतनी जगह ली इसीलिए इसका रेंट भी इतना होगा। ना ही आप बता सकते हैं कि ओवरऑल फैक्ट्री की जो इंश्योरेंस है उसमें इससे एक बॉटल की कितनी इंश्योरेंस है और डेप्रिसिएशन कितनी है, एक बॉटल की वजह से कितनी मशीन इस्तेमाल हुई, ये चीजें बता नहीं सकते, इसलिए ये सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अच्छा जी, ये तो थी एंट्री आपकी एफओएच की टोटल की। अगली एंट्री है वर्क इन प्रोसेस या एफओएच की। इसमें से अब कितना, एक मिनट चले मैं ये सवाल कर लूं, 5 सवाल हो गया। अच्छा, चलो जी, चैनल का नेम बता दें। चैनल का कोई नेम नहीं है यार, मेरे नाम से ही है। हाँ, तो आप देखे ना आपने, यानी चैनल को नहीं बिल्कुल भी देखा हुआ। मैं भी को व्यूज भी इतने कम है, अब पता चला। सब्सक्राइबर भी बहुत कम है भाई मेरे, ये बहुत गलत बात है। व्यूज, सब्सक्राइबर, कमेंट्स बहुत कम है। आप लाइक करें
और बेल के आइकन को क्लिक करें और सब्सक्राइब करें मेरा चैनल। शाबाश। अच्छा, इस चैनल का नाम मैं वीडियो अपलोड करूंगा उसके साथ में शेयर करता हूँ, वही मेरा चैनल है, आप लोग उसको देख लीजिएगा वहां पे भी। वर्क इन प्रोसेस इसी तरह बेटा 1.5 लाख का वर्क इन प्रोसेस क्या है। आपने ये जो ऊपर टोटल 2 लाख का फैक्ट्री ओवरहेड इनकर किया, ये था एक्चुअल। 5 सवाल और आगे, 1 मिनट जी, 5 सवाल मैंने थ्रेशोल्ड रखा है। हाँ ठीक है, चले जी। अच्छा, वो उसमें से अब ये है एक्चुअल। आपको याद आएगी यहाँ पे थोड़ी सी बहस अप्लाइड और उसकी कंट्रोल की। ये है एक्चुअल। आपने क्योंकि कॉस्टिंग साथ साथ करनी होती है, अब मटेरियल का हमें साथ ही पता चल जाता है। इतनी बॉटल्स बनी है जी, फी बॉटल इतना प्लास्टिक लगा, ये मटेरियल है। लेबर का भी पता चल जाता है, फी बॉटल इतना लेबर चार्ज किया। लेकिन जो एफओएच है उनका साथ साथ पता नहीं चलता। उनका पता चलता है एक टाइम के बाद, जब तक वो इनकर ना हो। तो हमने तो कॉस्टिंग साथ साथ करनी है, तो हम क्या करते हैं, हम फिर एक मेथड यूज करते हैं जिसको कहते हैं कि हम एफओएच अप्लाइड का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करते हैं। हम एफओएच अप्लाइड का कॉन्सेप्ट, यानी ये एक अजम्पशन होती है कि अब तक हमारा इतना एफओएच इस्तेमाल हो चुका होगा। ये एक अजम्पशन है, याद रखिएगा। मैंने 2 महीने बाद कहा जी चले जी मैंने अब अपना ये कॉस्ट स्टेटमेंट बनानी है, तो कितना एफओएच लगा। अब मेरा एक बिल जो है वो 4 महीने बाद आना है मिसाल के तौर पे, या चले महीने की बात करते हैं जी, रेंट मैंने महीने के बाद देना है, बिजली का बिल मेरा महीने के बाद आएगा, डेप्रिसिएशन साल बाद चार्ज करनी है। कॉस्टिंग तो मैं अभी करना चाह रहा हूँ, उसके लिए मैं कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करता हूँ एज्यूम्ड एफओएच का, जिसको कहते हैं एफओएच अप्लाइड। ठीक है, बस ये फिलहाल याद रखें। आपने आगे हमने डिटेल में बहुत पढ़ना है, एफओएच अप्लाइड क्या होता है, अंडर अप्लाइड क्या होता है, कम ज्यादा क्या होता है। तो उसकी एंट्रीज क्या है, 2 एंट्री। सबसे पहले आप वो जो अप्लाइड एफओएच है उसको वर्क इन प्रोसेस में ले जाए, क्योंकि ये काम लग चुका है। ये इतने का आपके मुताबिक, एजम्पशन के मुताबिक 1.5 लाख रुपए का एफओएच इस टाइम हमारे माल के ऊपर लग चुका है, प्रोडक्ट के ऊपर लग चुका है, और एफओएच को क्रेडिट कर दें। यही एक एंट्री, इसका वैसे कोई आपस की बात ताल्लुक नहीं है कहीं और से, लेकिन हमारे जानने के लिए कि ये 1.5 लाख कहां से आया, हम एक एंट्री पास करते हैं एफओएच अप्लाइड टू एफओएच कंट्रोल। ऊपर वाली ही एंट्री का एक किस्म का ये एक और वर्जन है कि एक जगह आप उसी अमाउंट को लेके जा रहे हैं प्रोडक्ट के अंदर, और एक जगह आप उसको बता रहे हैं कि ये कहां से आई है। तो ये जो एफओएच है ये अप्लाइड से आई है, जा किधर रही है, वर्क इन प्रोसेस के अंदर। चलो जी, अब आपके प्रोडक्ट के ऊपर आपको ये भी पता चल गया कि मटेरियल कॉस्ट कितनी लग गई है, लेबर कॉस्ट कितनी लग गई है, और फाइनली आपके मटेरियल के ऊपर एफओएच कितना लग चुका है। अब टोटल मटेरियल आपका कितने का है ये आपको पता चल जाएगा। आगे हम सीजीएस एक स्टेटमेंट भी बनाते हैं। खैर फिलहाल आपको इतना ही पता होना चाहिए कि आपको पता चल गया आपका मटेरियल कितने का है। अब जी आपके प्रोडक्ट खत्म हो जाएंगे, बन जाएंगे, यानी आपके जो वर्क इन प्रोसेस था उसमें से तकरीबन 50,000 रुपए मालियत के गुड्स अब बन चुके हैं। जितना भी था वर्क इन प्रोसेस, हमें इससे गर्ज नहीं, हम तो अभी सिर्फ एंट्री सीख रहे हैं। यानी आपने 1000 यूनिट कंप्लीट कर लिया और आपकी कैलकुलेशन के मुताबिक पर यूनिट कॉस्ट थी 50 रुपए। तो वो 50,000 को अब आपने वर्क इन प्रोसेस से कन्वर्ट कर देना है बने बनाए माल के ऊपर। फिनिश गुड्स, फिनिश गुड ऐसा गुड होता है विच इज रेडी टू सेल, फाइनल हालत में आपके पास मौजूद है। ये है फिनिश गुड्स, और यानी वर्क इन प्रोसेस से आपने कन्वर्ट कर दिया फिनिश गुड्स को। फाइनल एंट्री है हमारी सेल्स की। अब ये जो 1000 यूनिट्स बने, इसमें से आपने 500 यूनिट सेल कर दिए, और सेल जो यूनिट्स 500 किए हैं वो कितनी मालियत के थे,
आपको ऊपर वाली एंट्री से पता चल जाएगा कि 50,000 रुपए के 1000 यूनिट थे, एक यूनिट आपको पड़ा 50 रुपए का, तो 500 यूनिट कितने के पड़े? सीजीएस हुआ 25,000। 500 यूनिट्स आपको पड़े 25,000 के, तो वो 25,000 आपने फिनिश गुड्स में से निकाल दिया क्रेडिट करके और डाल दिया सीजीएस। सीजीएस क्या होता है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। जो गुड्स हमने बेचे हैं उनकी हमें इतनी कॉस्ट पड़ी थी, तो वो 25,000 आपने उधर डाल दिया। अब ये तो था रिकॉर्डिंग ऑन कॉस्ट कि हमें कितने के पड़े। अब सेल्स में एक जो एंट्री आप आज तक पढ़ते आए हैं वो एंट्री है कि पैसे कितने आए। तो बेटा यही 500 यूनिट्स जो पड़े थे आपको 25,000 के 50 रुपए फी यूनिट के हिसाब से, यही आपने 500 यूनिट बेचे 80 रुपए फी यूनिट के हिसाब से। एक है पड़े कितने के, एक है बेचे कितने के। तो पड़े आपको 25,000 के थे, लेकिन बेचे आपने 80 रुपए के हिसाब से 40,000 रुपए के। तो इसकी एंट्री क्या होगी? कैश कितना आया? 40,000 और सेल्स हुई 40,000 की। ये एंट्री आप लोगों ने फाइनेंशियल अकाउंटिंग में पहले भी पढ़ी हुई है, ये एंट्री इतनी मुश्किल नहीं। ज्यादा जो जरूरी आपके लिए जानने वाली है वो ये ऊपर वाली एंट्रीज है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, बीच में बेटा अगर सेशन खत्म हो जाए तो आप दोबारा रीज्वाइन कर लीजिएगा दोबारा से। दोबारा बेटा देखें, इस चीज को समझना बहुत जरूरी है, फिर ही हम आगे बढ़ सकते हैं। फ्लो ऑफ कॉस्ट, मटेरियल, लेबर और एफओएच, इन 6 एंट्री से मटेरियल आगे जाता है, फाइनली एक मटेरियल अकाउंट बन गया। इसी तरह 5 एंट्रियों से हम लेबर की कॉस्ट को आगे लेके जाते हैं, और सॉरी फिर उसके बाद 3 एंट्रीज होती हैं एफओएच की, एक एंट्री होती है फिनिश गुड्स की, 2 एंट्रीज होती हैं सेल्स की। टोटल 17 एंट्रीज बनती हैं, और इस तरह से हमें पता चल जाता है कि हम कितने गुड्स कहाँ से शुरू हुए थे, कितने के बिक गए और कितने के बिके। तो 0 से स्टार्ट करते हुए आखिरी जब तक आपके पास पैसा आ जाता है, ये 17 एंट्रीज आपके प्रोडक्ट्स को, सेल्स को रिकॉर्ड करती है। ये 1 मिनट में सवाल ले लूं। और नहीं यार, मुझे पैसे मिलेंगे तो मैं आपको आगे कमीशन दूंगा ना। मैं अभी मुफ्त में 1000 सब्सक्राइबर में क्या मिलना है? और लाख सब्सक्राइबर करवा दो मेरा, फिर उसके बाद जो है ना आपको कमीशन मिलेगी। लाख सब्सक्राइबर पे, ओके, डील होगी मेरी आपको। कबाब बिरयानी यार आपके घर से मिलती है, जाके खाएं, बल्कि उधर ही बैठे बैठे खाएं शाबाश। चलो जी, अब अगले लेक्चर में आते हैं हम, बल्कि अभी सॉरी 1.5 मिनट पड़ा है। अब सुनो यार, आप लोगों ने आज करना क्या, बल्कि लेक्चर को ना वाइंड अप करते हैं, छोड़े आगे क्या करना। आप लोगों ने करना ये है कि ये वाला लेक्चर और पिछला लेक्चर सुनना है, और उस लेक्चर के अंदर हमने लास्ट जो लेक्चर था ये देखें जी, 4.1 सवाल भी किया है, 4.1 का क्वेश्चन भी किया हुआ है, ये देखें एंड तक, कैश सेल्स तक। आप लोगों ने 4.2 करके मुझे सबमिट कराना है। आप लोगों ने करना क्या है? 4.2 करना है, पिछली वीडियोस को देखते हुए, 4.1 को देखते हुए 4.2 आपने करना है बेटा, और मुझे सबमिट कराना है, उसकी पिक्चर लेके मुझे व्हाट्सएप करनी है। तो जी ये आपकी असाइनमेंट है, ये जिसके पास होगी अगली क्लास में बैठेगा, उसकी अटेंडेंस लगेगी और मार्क्स लगेंगे, सेशन वरना नहीं लगेंगे। फ्राइडे तक आप लोगों ने ये काम करना है, ये 2 लेक्चर सुनने हैं और 4.2 करना है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, मेरी तरफ से टाइम खत्म होने वाला है अब, और आज फिर वही बात है, रिवाइज ही मैं करूंगा। 4.2 आपकी बुक के अंदर है जी, बुक के अंदर है, मैं कहाँ से सेंड करूँ? आपकी बुक के अंदर है, किसी एक के पास है तो सबके साथ शेयर कर दें। कैसे करना है क्वेश्चन, आप उसके लिए पिछली ये वाली वीडियो और पिछली वाली वीडियो देखेंगे, ठीक है? करवा दिया यार।